बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, एशिया कप वनडे पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा। भारत की टॉस जीतकर बैटिंग जारी है। बारिश के बायस मैच रोक दिया गया है। मैच देखने के लिए पोर्ट ग्रैंड में स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया है। लेकिन क्या फायदा, अब तो बारिश हो गई है मूसा। जी बिल्कुल, बारिश तो हो गई है, लेकिन अब बारिश रुकने की दुआएं हैं और फिर पाकिस्तान की जीत की दुआएं होंगी। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद इस वक्त मैच देखने के लिए पहुंच चुकी है। पाकिस्तान इंडिया मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए भी पुरुमीद है। इस वक्त कराची में जगह जगह स्क्रीनें लगाई गई हैं, स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और पाकिस्तान और इंडिया का मैच सिर्फ मैच नहीं होता, जंग होती है जिसको भरपूर तरीके से एंजॉय किया जाता है। अगर देखा जाए हिना तो बहुत ज्यादा इस वक्त परेशानी का आलम है पाकिस्तान में। महंगाई है, बिजली के बिलों से लोग परेशान हैं, पेट्रोल भी जो है वो इतना महंगा हो गया है कि दस्तरस से बाहर हो गया। लेकिन आज जो है वो हमारी आवाम सब कुछ भुलाकर और मैच पर उन्होंने तवज्जो दी है, स्क्रीनों पर नजरें जमाई हुई है। आज जो है वो थोड़ा सा अपना दुख और अपनी परेशानी को साइड पर रखकर और क्या किया जा रहा है, मैच देखा जा रहा है। और देखना ही होगा। अगर तो पाकिस्तान जीत गया तो खुशी दुबाला है, हारेगा तो नहीं, लेकिन हार जीत होती रहती है। लेकिन अगर हार गया तो फिर खुशी गाना तैयार किया हुआ है कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन ये बिल्कुल एंड में जाके कहना चाहिए। अभी हमें उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए और हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। नसीम शाह हैं, बाबर आजम हैं और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी का बहुत ज्यादा डर है। भारतीय कप्तान ने कहा था कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपने खौफ का इजहार किया कि हमारे पास ना नसीम शाह है, ना बाबर आजम है और ना ही हमारे पास जो है वो रिजवान है। लेकिन हम फिर भी बहुत अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग है वो तो इस वक्त दुनिया भर में मशहूर है। और अभी मुसा मैच तो रुक गया बारिश के वजह, लेकिन कुछ गॉसिप्स हम ये कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि जो मैच देखने जाते हैं शायकीन क्रिकेट, जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होती हैं, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां होती हैं, तालिबात होते हैं और वो बड़े फेमस हो जाते हैं। काफ़ी इंजॉयमेंट नजर आ रही है आजकल। तो आप खुद अपना इरादा तो नहीं रख रहे कि आपने भी वहां जाके अपने आप को वायरल करवाना है? मैं सोच रही हूँ मैं भी वहीं चली जाऊँ जहाँ इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, स्टेडियम जाके बैठे हम भी एंजॉय करें। लेकिन अभी हम स्टूडियो में बाउंड हो गए हैं मूसा, लेकिन वहाँ तो बारिश के मनाजर हैं, तो स्क्रीन पे लोग जो देख रहे हैं शायकीन क्रिकेट, अभी इंतजार की जो घड़ियां हैं वो अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि बारिश जो है वो बहुत तेज हो रही है और काफी तादाद में लोग बाहर निकले। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कल से बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट थी मैच की, लेकिन आज जो है वो दिन गुजरा है और घंटे मिनट सेकंड्स गुजरे हैं, मैच शुरू हुआ है और अब मामला ये है कि मैच रुक गया है। पाकिस्तान इंडिया के हाई वोल्टेज मैच का फीवर कराची एक्सपो सेंटर भी पहुंच गया। एक्सपो सेंटर आने वाले तलबा ने पाकिस्तानी बॉलर नसीम शाह को पसंदीदा खिलाड़ी करार दे दिया। मजीद बताएंगे अयाज राना। जी बिल्कुल, इस वक्त जो कराची में जारी एक्सपो है उसके अंदर यूनुस डागा साहब आए हैं, उन्हीं से जानते हैं कि कैसा देखते हैं। ख़ास करके ये जो एक्सपो थी इसको लेके आप फाइनेंस से काफ़ी जुड़े रहे। इस वक्त डॉलर की शॉर्टेज है और डॉलर की शॉर्टेज को कहते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए, ये वाहिद सेक्टर है जो सबसे जल्दी जो है वो इसको पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला में इजाफा कर सकता है, वो IT सेक्टर है। कैसा देखते हैं? ये बिल्कुल आपने ठीक कही बात कही। ये अगर कोई शॉर्टेज पॉसिबल टाइम में पाकिस्तान अचीव कर सकता है ग्रोथ इन एक्सपोर्ट, ये हमारी इंडस्ट्री से भी हमें बहुत तवक्कुआत हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन IT ऐसा है कि आप शॉर्ट पीरियड के अंदर लोगों को ट्रेन करके वो बेस बना सकते हैं जहाँ से कि आप एक्सपोर्ट IT करना शुरू कर दें। पाकिस्तान $2.5 बिलियन का जो हमने टारगेट अचीव किया है वो पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं पाकिस्तान में, जिस तरह की हमारे पास कैपेसिटी है उसके मुकाबले बहुत कम है। इसमें हमारी पॉलिसीज़ का भी अमल दखल रहा है। अब जो कि जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन SITF जिसे कहा जाता है, SITC, उसके ज़रिए IT को फोकस किया जा रहा है। एक सवाल ये रहेगा कि वज़ीर आज़म साहब आपके कहते हैं कि हमें महंगाई नज़र नहीं आ रही, जितना शोर मचाया जा रहा है उतनी महंगाई नहीं है। बड़ा लोगों को ये सवाल जो उन्होंने जवाब दिया लगा है। आप क्या समझते हैं कि महंगाई वाकई नहीं है? जी, महंगाई तो अपनी जगह पे है और महंगाई के बाकायदा मंथली वो भी आते फिगर्स भी आते हैं। जो आखिरी फिगर आया था वो 28% की इस वक्त महंगाई है, जो कि यकीनन ज़्यादा है। और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की कोशिश होनी चाहिए और हमारी ये कोशिश है कि महंगाई को जिस तरह हम कम कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और मुनाफाखोरी है,
उसके ऊपर सूबाई हुकूमत को काम करना चाहिए और हम भी कोशिश करेंगे कि हम अपनी सूबाई हुकूमत से काम करवाएं। जैसे कि यूनुस डागा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था कि महंगाई तो है, लेकिन महंगाई की शरह जो है वो इस वक्त 28% से ज़ायद उनका कहना है, लेकिन जहां महंगाई मौजूद है उसको देखते हुए उनको कहना है कि सूबाई हुकूमतों को जो है वो इस वक्त होल्डिंग्स और जो यहाँ पे मुनाफाखोरी हो रही है उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया अयाज, आपने हमें अपडेट किया है। और इंडिया की एक विकेट गिर गई है, मुबारक हो आपको हिना। रोहित शर्मा जो है वो आउट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा जोशो जज्बा इस वक्त हमारे, अगर आप न्यूज़ रूम में देख सके, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हर कोई खुश है और मैच एक बार फिर शुरू हो चुका है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं शायकीन क्रिकेट हमारे बैकग्राउंड में भी मौजूद हैं, स्क्रीनें हर जगह हमारी भी लगी हुई है मूसा, और हम भी यहाँ देख रहे हैं वैसे मैच। और एशिया कप में आज भाग भारत जो है वो क्रिकेट टीमों का बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। शहर कायद के शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि बाबर आजम से बहुत उम्मीदें हैं, उन्हें आज सेंचुरी करनी चाहिए, पाकिस्तान आज जीतेगा। शहरी मजीद क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बल्कि इंशाल्लाह जिस तरीके से हमारी बैटिंग है, बॉलिंग है, खासतौर पर हमारी जो अटैक स्पेल है वो अगर अच्छी निकले तो इंशाल्लाह हम लोग पाकिस्तान में जीत सकता है। बाबर आजम गेम को आगे लेके जाएंगे, आज कैरी करेंगे बैट को अपने इंशाल्लाह। अल्लाह करे 100 करे, वो मेरी दुआ है। बॉलिंग लाइन तो वो दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग है पाकिस्तान के पास, तो पैगाम यही है कि बस दिल से खेलें और जीत के आए इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा और पाकिस्तान की बॉलिंग। कराची में क्रिकेट के शुदाई आम शहरी पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। वहीं कराची पुलिस के अफसरान और एहलकार भी फराइज अंजामदही के साथ मैच देख रहे हैं। बात करेंगे मेराज अख्तर से। जी मेराज। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मैच हो और लोग उसे ना देखें, ये तो हो ही नहीं सकता। बड़ी एक्साइटमेंट होती है, लोग अपने घरों में मौजूद हैं वो भी देख रहे हैं। तो इसी तरह जो हमारे शहर के रखवाले हैं यानी कि पुलिस वाले, उनका भी बेचारों का शौक़ है, क्योंकि वो तो उनकी ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती। इतवार हो या पीर हो या कोई भी दिन हो, कोई भी इवेंट हो, उनको अपनी ड्यूटी पर मौजूद होना पड़ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साइड बी थाने में, और इस थाने में हम आए तो हमने देखा कि तमाम पुलिस एहलकार और अफसरान अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन साथ साथ अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स में उन्होंने जो है मैच लगाया हुआ है। तो यहाँ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साइड बी थाने के SHO ज़वार हुसैन। उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से वो अपनी फ़राइज़ के साथ साथ और ड्यूटी देने के साथ साथ इस मैच से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़वार साहब ये बताइएगा कि किस तरह से, क्योंकि देखें जो लोग घरों में वो तो बड़े सुकून से मैच देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खाते हुए और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग ड्यूटी पर हैं, किस तरह मैनेज करते हैं? देखें जी, बुनियादी काम तो हमारा अपना पुलिस का काम है, लॉ एंड ऑर्डर है, पब्लिक के मतलब जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ करना है। लेकिन तमाम पाकिस्तानियों की तरह ज़ाहिर बात है हम भी इसमें जुड़े होते हैं मैचों में, और दिलचस्पी हमारी भी है। अब ज़ाती तौर पर मैं इंटर स्कूल इंटर कॉलेजिएट खेला हुआ हूँ, तो क्रिकेट को समझता भी हूँ और शौक़ भी रखता हूँ। तो जो टाइम मिलता है उसमें हम बिल्कुल, और कुछ नहीं तो स्कोर तो कम से कम देखते ही रहते हैं कहाँ तक पोजीशन पहुंची। ठीक है। अच्छा, हमने अमूमन ये भी देखा कि पुलिस मोबाइलों पे भी जो जवान और अफसरान होते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा इसको एंटरटेनमेंट ही है एक तरह की, और उसको कर रहे होते हैं। तो उसमें कोई काम में तो प्रॉब्लम नहीं आती? देखें, जहाँ तक फील्ड की बात है, मोबाइल पे तो हम पाबंदी है उनके, मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। बहरहाल वैसे वो अगर चलते फिरते कोई स्कोर पूछ लें या कोई दिलचस्पी अपनी ज़ाहिर कर लें, लेकिन मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सेंसिटिव काम है हमारा हर वक्त अलर्ट रहना होता है। जो रोड पे खड़े हुए हैं, ऑफिस का काम अलग है, लेकिन जो रोड पे जवान हमारा खड़ा है वो हर वक्त अलर्ट है। अगर वो ध्यान मैच की तरफ देगा तो उसका नुकसान होगा। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहते हैं आज के मैच से, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपको? देखें जी, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं इंशाल्लाह, और पाकिस्तान जीतेगा। टीम हमारी सेट है और रिदम में भी है, इंशाल्लाह दुआ करें। बिल्कुल। जिस तरह आम आवाम और लोग जो है वो अपने घरों पर और दीगर जगहों पर टीवी देख रहे हैं और इस मैच को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, इसी तरह पुलिस के जो अफसरान और जवान हैं वो भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन अपने काम के साथ साथ, और उनको भी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो जीतेगा। जी, कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। सिंध में अफसरान के तबादलों पर इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने 3 बार फहरिस्तें तब्दील की हैं। इलेक्शन कमीशन को सूबाई अफसरशाही के तबादलों की फहरिस्त पेश नहीं की गई। मजीद बात करेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा।
जी आप देखें, जब से निगरान हुकूमत आई है तब से सिंध में बड़े पैमाने पे अफसरान के तबादलों की खबरें आ रही हैं। एक बार ये कहा गया, वज़रा ने कई बार कहा है, अफसरान ने खुद कहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक तबादले नहीं हो पा रहे। गुज़श्ता हफ्ते कल के रोज़ चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया था। वहाँ पर एक इजलास हुआ था और वहाँ पर भी ये खबरें आ रही थीं कि सिंध में बड़े पैमाने पे सेक्रेटरीज़, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, SSPs, DIGs और इस रैंक के जितने भी अफसरान हैं इनका तबादला होगा। गुज़श्ता हफ्ते ही वज़ीर दाखिला ने ये बयान दिया था कि बड़े पैमाने पे अफसरान के तबादले होंगे और पूरा सूबा सिंध की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें रीशफलिंग होगी। लेकिन अब तक ये खबरें ही हैं, अब तक अफसरान के तबादले नहीं हुए। एक बार एक फ़हरिस्त बनी जो वज़ीर आला सिंध को भेजी गई थी, फिर दोबारा उसमें तब्दीली हुई। ज़राए कह रहे हैं कि 3 बार ये फ़हरिस्तें बन चुकी हैं और अभी भी निगरान जो वज़ीर आला हैं जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, उनकी जानिब से कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, न इस फ़हरिस्त की मंजूरी दी गई, जिस वजह से सिंध में अफसरान के तबादले जो इलेक्शन कमीशन खुद भी कह चुका है लेकिन अब तक नहीं हो पा रहे। ज़रा ये कह रहे हैं कि एक बार फिर ये फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजी जाएगी और आइंदा हफ्ते ये मुमकिन है कि अफसरान के तबादले हों, लेकिन अब तक निगरान सेटअप चल रहा है और तबादले नहीं हो रहे। जी, तबादले नहीं हो रहे। अच्छा ये बताइएगा आजिज़ के पुलिस चीफ का भी तबादला होना था, अभी तक मंजूरी क्यों नहीं दी गई? वो छुट्टियों पे गए, वापस भी आ गए हैं, उन्होंने अपना ओहदा दोबारा संभाल लिया है। सिर्फ कराची पुलिस चीफ नहीं बल्कि जितने भी DIGs हैं उनके भी तबादले होने हैं। DIG रैंक के जितने भी अफसरान हैं उनके तबादले होने हैं। ज़राए कह रहे थे सिंध के तमाम डिवीजन्स के कमिश्नर्स और DIGs के तबादले होंगे और उसके बाद फिर डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले होंगे। सिंध के जितने भी कोई 30 के लगभग महकमे हैं उनके सेक्रेटरीज़ के तबादले होने थे। लेकिन ये वही बात है कि कहा तो जा रहा है लेकिन पुलिस चीफ छुट्टी पे खुद ही चले गए, बल्कि साबिक जो IG हैं वो भी छुट्टी पे उम्रे पे चले गए थे, दोबारा वापस आ गए। इस तरह तमाम अफसरान जो इस रैंक के हैं उनको पोस्टिंग्स नहीं मिल रही, उनके तबादले नहीं हो रहे। तो ये मामला चल रहा है, इख्तलाफात चल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इख्तलाफात हैं, खुद निगरान हुकूमत की सतह तक भी इख्तलाफात हैं। इस वजह से ये फ़हरिस्तें बन रही हैं, फिर तब्दील हो रही हैं, फिर बन रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को हर साल नहीं की जा रही, जिस वजह से सिंध में निगरान हुकूमत के बावजूद भी ब्यूरोक्रेसी का वही पुराना सेटअप है वो चल रहा है। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन ने जो फहरिस्तें पेश करनी थी उसकी डेडलाइन क्या दी गई थी आजिज़? जी, इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता मंगल को सिंध के चीफ सेक्रेटरी, नए चीफ सेक्रेटरी और नए IG दोनों को तलब किया था। वहाँ भी ये इजलास हुआ था, कोई फ़हरिस्त पेश नहीं की गई थी। IG सिंध को पुलिस अफसरान की फ़हरिस्त पेश करनी थी और चीफ सेक्रेटरी को ब्यूरोक्रेट्स की फ़हरिस्त पेश करनी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन को कोई फ़हरिस्त पेश नहीं हुई थी, ना इलेक्शन कमीशन ने तब्दीलियों की कोई मंजूरी दी थी। तो उसको भी तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं, 5 दिन गुजर गए, 6ठा दिन है आज, लेकिन इन 6 दिनों में भी ऐसी कोई फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन को मंजूरी के लिए पेश नहीं हुई। तो दीगर तब्दीली हो चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के पूरी ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली हो चुकी है इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से। सिंध के लिए भी यही बात थी, लेकिन अब तक ये फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन को पेश नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने कहा है कि पुलिस अफसरान के तबादले के बाद शहर में तब्दीली आएगी, SHO तब्दील किए जाएंगे, अच्छे अफसरान को लगाया जाएगा। 2-3 दिन में अफसरान तब्दील कर दिए जाएंगे। बात है कि बिल्कुल फ़र्क इसलिए होगा कि जब पॉलिटिकल पार्टी होती है उनकी अपनी कोई लिमिटेशन होती है, हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है। जिस वक्त तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते वी आर गोइंग टू वर्क विगरसली, और इसीलिए हम SHO बहुत चेंज करेंगे। एक्सपीरियंस्ड जो बहुत अरसे साइड पे बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे जो हर दफ़ा लगते जा रहे हैं, तो हमने बहुत ही एनालिसिस हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी की है एंड वी फाइंड द बेस्ट पॉसिबल। एक तो ये लेंगे। सेकंड, इसके लिए हम एक स्ट्रेटजी इवॉल्व कर रहे हैं कि हमने इसको कैसे करना है, कि कौन से टाइमिंग होते हैं जिसमें स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, जिसमें औरतें बच्चे बूढ़े सब निकलते हैं घरों से शॉपिंग करते हैं, उसको देखना है कि वो क्या टाइमिंग, उस वक्त हम कितना अपनी फोर्स को बाहर निकालते हैं, हॉट स्पॉट्स पे रहती है,
एमरजेंसी में अवेलेबल होती है एंड नो डिस्टर्बिंग ऑफ ये फैमिली। तो अननेसेसरी पुलिस जाके पे चेकिंग शुरू कर दी, डिस्टर्बिंग शुरू कर दी, ये नहीं होगा। देखें व्हाट आई सजेस्ट के पेज एक हम नॉमिनेट कर देंगे। आई विल नॉट गो टिल द टाइम आपके सबके क्वेश्चन हो जाए। रेस्ट एक स्टॉप लेने देखें, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। देयर माइट बी फ्यू 1 और 2 लोग हैं जो कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, बिल्कुल हमारा ने ये रोल है ना, हम ये कर रहे हैं। अगर किसी के खिलाफ नैब का केस है या कोई एंटी करप्शन का केस है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। अदरवाइज मेरे नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है, मेरे नॉलेज में इसका मतलब नथिंग हैपनिंग। ये जस्ट कई आपने यूट्यूब पे भी देखे होंगे, ये हो गया, वो करप्शन हो गई, वो पैसा रिकवर, बिल्कुल फेक है। डोंट बिलीव इन इट अनलेस वी इन्फॉर्म यू कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। 2-3 दिन में ये सब इलेक्शन कमीशन से अप्रूव होके आ जाएंगे और हमने बड़ी डेलिब्रेशंस की है। जब पोस्टिंग होगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से अनसर्टनिटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और 2-3 में सब एवरीबॉडी शुड बी प्लेस्ड जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हो रही हैं। 2-3 दिन वो आपने देखते एक चार्ज, देन वी आर गोइंग टू हैव डेलिब्रेट कॉन्फ्रेंस, कॉन्सेप्ट क्लियर बता दिया जाएगा कैसे हमने काम करना है। यू विल फाइंड मी ऑल्सो ऑन द रोड्स एंड योर एसपीज, DIGs, DSPs और इवन SHOs। नंबर 2, हर पुलिस स्टेशन में 2-3 घंटे में फिक्स कर रहा हूँ, उसमें SHO विल ऑलवेज भी अवेलेबल। जो साइल ने जाना है, जिसने जाना है, जिस वक्त जाना है वो उसको अटेंड करेंगे। बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाएगा, कोई इस टॉलरेंस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बाला हुकाम ने करप्ट अफसरान का घेरा तंग कर दिया। मजीद 9 अफसरान को मुअत्तल करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा किस किस को मुअत्तल किया गया है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बाला हुकाम ने करप्ट अफसरान के घेरा तंग कर दिया। मजीद 9 अफसरान को मुअत्तल करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। करप्ट अफसरान की शामत आ गई है। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा किस किस को मुअत्तल किया गया है? जी बिल्कुल, निगरान सिंध हुकूमत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मुबैना तौर पर करप्शन, गैर कानूनी नक्शे बनाने बिल्डिंग्स के, इसके अलावा तमीरात के काम में अमल दखल करने, सिंध हुकूमत के अहकाम पर अमल न करने पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मजीद जो है 9 अफसरान को ओहदों से मुअत्तल करके उनको रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया, यानी OSD बना दिया, जिसका सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुक्म ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके तहत जो है इस वक्त तक जो है 16 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। 9 अफसरान आज मुअत्तल हुए, 7 से कबल मुअत्तल किए गए। इन अफसरान में एजाज अली बिरोई, आगा जहांगीर खान, एहसन इदरीस, नजमुद्दीन कुरैशी, गुलाम मुर्तज़ा तुनियो है, एहसन रजा खुश्क, उमर खान दायो, फरहान अयूब शेख, आरफ महमूद समेत ये 9 अफसरान हैं जिनको मुअत्तल किया गया, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और जो है बिल्डिंग्स अफसर शामिल है जिनको मुअत्तल कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इन पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक इन्होंने मुबैना तौर पर जो तमीराती काम के जो नक्शे थे वो गलत बनाए थे और इन पर जो है मुख्तलिफ औकात में रिश्वत बटोरने के भी इल्ज़ाम आयद हैं, जिसके बाद से इनको मुअत्तल करके इनको रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। इस वक्त तक जो है निगरान सरकार की जानब से जो क्रैकडाउन अफसरान के खिलाफ जारी है, इस वक्त तक 16 अफसरान को ओहदों से मुअत्तल कर दिया गया है, जिसके तहत जो है कार्रवाइयाँ जारी है। लेकिन जिगर जो मज़ीद अफसरान उनके जो खिलाफ तहकीकात का अमल जो है इस वक्त जारी है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये फैसला सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुक्म करना है। लेकिन इस वक्त तक 16 अफसरान को ओहदों से मुअत्तल करके OSD बना दिया गया है। जी अच्छा आज़ाद, ये बताइएगा कि एक तो इनके ऊपर इल्ज़ामात क्या क्या हैं, साथ ये भी बताइएगा कि 16 अफसरान मुअत्तल कर दिए गए हैं, इंतज़ामी उमूर कैसे चलाए जा रहे हैं? आज़ाद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, 16 अफसरान मुअत्तल हो चुके हैं, इंतज़ामी उमूर कैसे चलाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से मेरी जो DG हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के उनसे बात हुई। उनका कहना है कि जो जिन अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, इनको पहले इनके खिलाफ तहकीकात हुई है, तहकीकात के बाद में इनको जिम्मेदार ठहरा करके मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन जो 16 अफसरान मुअत्तल किए गए, इनकी जगह पर किसी और अफसर को इजाफी चार्ज नहीं दिया गया और ना ही इनकी जगह पर दीगर अफसरान की तैनाती की गई, जिसके बाद के 16 ओहदे जो है इंतजामी तौर पर खाली हो चुके हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुकाम की जानब से अफसरान को मुअत्तल तो किया जा रहा है, लेकिन उनकी जगह पर दीगर अफसरान की तैनाती करना या इनका जो इजाफी चार्ज है किसी और अफसर के हवाले करके इसका निज़ाम चलाना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का वो नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद ये जो 16 इंतजामी ओहदे अफसरान के जिनको मुअत्तल किया गया, इस वक्त तक ओहदे बदस्तूर खाली हैं। पहले 7 ओहदे खाली थे, आज जो 9 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया, जिसके बाद अब तक जो है 16 इंतजामी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अफसरान के ओहदे खाली हो चुके हैं। जी
बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े हैं, आज की हड़ताल की बात कर लेते हैं। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ पाक कॉलोनी मार्बल मार्केट के ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। ताजिरों की जानिब से एहतजाज के तौर पर दुकानें बंद करके कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गईं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाक कॉलोनी की बड़ा बोर्ड की जो मार्बल मार्केट है यहाँ पर मौजूद हूँ और मार्बल मार्केट आज बंद है और ताजिरों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ताजिर सरापा एहतजाज है। बुनियादी तौर पर जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं, उसके खिलाफ जो मार्बल मार्केट के ताजिर हैं वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ऑल कराची मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदर इकबाल बदर साहब। इकबाल साहब, क्या करेंगे, जो सूरत हाल है इस वक्त कितना परेशान है और कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया है? जितने भी ताजिर हैं वो अपने साथ लेबर लेके बैठे हुए हैं, उनके साथ माहाना लेबर भी है, डेली वेजेस के ऊपर भी है और ये बिजली के बिल भी हैं। अब इस वजह से हम लोग इतना परेशान हैं कि हम क्या करें। रकम हमारे पास ना होने के बराबर रह गई है, कैपिटल हम खाते चले जा रहे हैं, मामलात हमारे डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट कोई सदेबाप नहीं कर रही। आप ये देखें कि KPK के अंदर 38% जो है वो बिजली चोरी है, वो उसकी जो है रिकवरी जो है वो नहीं करते, वो उठा के जो है नेशनल ग्रिड में उस 38% जो है बिजली चोरी को जो है वो डाल देते हैं। हम कराची वाले उसको भर रहे हैं। हमारा ये है कि जब आप डैम के ऊपर रिलीफ दे रहे हैं तो कराची के अंदर जो है K2 K3 जो है एटमी बिजली का जो हमारा चल रहा है या हमारे थर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें 5 रुपये 6 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली हो रही है, तो कराची को क्यों नहीं रिलीफ दिया जाता, हमारे को क्यों नहीं बेनिफिट दिया जाता, हमारे को रियायती बिजली के ऊपर क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ात हमारे को दिए जाते। हमारा एहतजाज इसी के ऊपर है, हम इसी के ऊपर मामलात को चाहते हैं। हमारे मसले को सियासी इशू ना बनाया जाए। लाहेमल क्या आपका? देखिए, लाहेमल यही है हमारा कि अगर नहीं हुआ तो लाजमी बात है, फ़िलहाल अभी हमने जो है मजबूरन 1 दिन की हमने वो किया है, इसके बाद जो है लाजमी बात है फिर हम बंद करेंगे या वो जो है वो हम आप बताएंगे। बदर इकबाल, जिनका कहना है कि सूरत हाल ये कि महंगी बिजली और पेट्रोल मसनूआत महंगी होने की वजह से इन्होंने जो है वो आज एहतजाज किया और एहतजाजन अपनी जो है वो दुकानें बंद की। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर बिजली और पेट्रोल मसनूआत को सस्ता किया जाए, बसूरत दीगर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये आइंदा का लाहेमल जो है वो तय करेंगे। जी। शहर में महंगाई के खिलाफ हड़ताल के मौके पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। पीपल्स बस सर्विस के रूट्स भी मुतासर हैं। बात करेंगे आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से जो शहर में महंगाई के ख़िलाफ़ हड़ताल है और इस हड़ताल की वजह से ट्रांसपोर्ट सर्विस मुअत्तल है और शहर में बेशतर जगहों पर जो है वो बसें नहीं चल रही हैं। पीपल्स बस सर्विस के हवाले से अगर बात करें तो सुबह में तमाम बसेस को जो है वो सड़कों पर उतारा गया था, लेकिन फिर उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से हालात को देखते हुए बसेस को जो है वो दोबारा डिपो में वापस बुलवा लिया गया। रूट 1 पर बसें चलाई जा रही हैं, इसके अलावा EV1 पर बस चलाई जा रही है। रूट 1 के हवाले से अगर बात करें पीपल्स बस के, तो R1 रूट जो है वो मलीर से टावर तक जाता है। इसी तरह EV बस जो है वो भी मलीर से क्लॉक टावर से होती हुई जो है वो डॉल्फिन मॉल पर जाके उसका रूट ख़त्म होता है। और रूट 2 EV बस का जो कि बहरिया टाउन का है वो बहाल है। इंतज़ामिया की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सिर्फ उन्हीं रूट्स पर बसें चला रहे हैं जो कि बिल्कुल सेफ़ हैं। आइए ज़रा शहरियों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको बसेस बंद होने से क्या मसाइल दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब बंद हो गई है, आज हमें रेड बस भी नज़र नहीं आ रही है, आप लोगों को क्या मसाइल दरपेश? भाई मसाइल तो ये है, अब हमने फौतगी में जाना है, अब हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम ऑटो करके चले हैं। अभी हमने बोला चलो बिलाल में चल देंगे, अब बिलाल भी नहीं है, अब घर के पास से चलती है रेड बस भी नहीं है। रेड बस भी नहीं है जी। तो ये बताइएगा कि अगर इस तरह की स्ट्राइक से आम आदमी मुतासिर होगा तो आपके ख्याल में इसका कोई फ़ायदा है? नहीं बाजी, सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा, ऑटो वगैरह पर तो डेफिनेटली ज़्यादा किराए मांगे जा रहे होंगे, तो ये मसाइल हैं आपको? हाँ, मसाइल है ना बाजी, बिल्कुल। मैंने पहले आपको से ही बात शेयर करी कि हमारे इतने वसाइल नहीं है कि हम ऑटो करके चले जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वसाइल नहीं है कि ऑटो करके चले जाएँ। रेड बस बंद है तो सोचा मुतबादिल के तौर पर किसी दूसरी बस में चले जाएं, लेकिन वो सर्विसेज भी बंद हैं जिसकी वजह से शहरी जो है वो मसाइल झेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदिया, आपने हमें अपडेट किया। और महंगाई ने शहरियों को जिस्मानी आज़ा बेचने पर मजबूर कर दिया। गुर्बत व महंगाई से तंग मजदूर मोहम्मद यूसुफ ने गुर्दा और आँख बराए फरोख्त का इश्तिहार लगा दिया। मजीद बताएंगी इकरा अवान।
चक्की में पिसती आवाम का बुरा हाल है कि अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि आवाम अपने इंसानी अज़ा बेचने पर मजबूर हो गई है। मेरे अकब में आपको 2 लोग नज़र आ रहे होंगे जिन्होंने हाथों में बैनर तो पकड़े हैं, मगर ये क्यों पकड़े हैं ये इनसे जानेंगे ज़रूर। मगर इनका ये कहना है कि महंगाई के इस दौर में जीना मुहाल हो चुका है, 2 वक्त का खाना जो है वो घर में खाना मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसी क्या नौबत आई कि आप अपने अज़ा बेचने पर मजबूर। मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, कारपेंटर का काम करता हूँ। जब मैं 50 रुपये दिहाड़ी लेता था तो मैं बहुत खुशहाल था। आज मैं 3000 भी कमा रहा हूँ तो पूरा नहीं हो रहा है। मेरे पास मोटरसाइकिल थी, मैं आज 40 साल के बाद पैदल हुआ हूँ, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है। मैंने इस भाई से लिफ्ट लेके मैं यहाँ आया हूँ। वो मोटरसाइकिल बेच के मैंने बिल भर दिए और दुकान वालों का कर्जा उतार दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरा ये हाल है, मेरे जैसे कितने गरीब हैं। अब हम क्या बेचें? गाड़ी बेच दी, घर हमारे पास नहीं रहा, कपड़ा भी गया। वो कहते थे जी रोटी कपड़ा मकान देंगे, रोटी भी गई, कपड़ा भी गया, मकान भी गया। अब मैं अपने आप को ही बेचूंगा, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि हम जाए और जाए कहाँ। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं अपना जिस्म के हिस्से बेचूँ, गुर्दा आँख बेचूँ, ताकि मैं रोटी तो खा सकूँ। एक गुर्दा और एक आँख दे के भी आदमी चल सकता है, क्यों ये हुक्मरान तो हमें कुछ नहीं देंगे। अच्छा ये बताएं, जिस तरह आपने लिखा है कि गुर्दा और आंख बराए फ़रोख्त, क्या लगता है कि कोई इंसान ये ख़रीद सकता है और क्या आप इसे बेचेंगे? बेचकर आप किस तरह सर्वाइव करेंगे? मैंने खाना है, मैं भूखा मर रहा हूँ, मुझे या मौत मिल जाए तो जान ही छूट जाए, ना कुछ बेचना पड़ेगा। तंग आके आदमी ये काम करता है। नहीं कोई किसी का दिल करता है कि मैं अपनी एक उंगली बेच दूँ या अपनी आँख बेच दूँ, ये गुर्दा नहीं, मजबूरी से। ये जो महंगाई का बोझ हमारे ऊपर डाला हुआ है, कर्जे ये लेते हैं, भरने हमें पड़ते हैं, बाहर बैठ के यशियाँ वो कर रहे हैं, भूखे हम मर रहे हैं। मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ मौजूद थे और मजबूरी की हालत में घर में फाकों की नौबत होने के बाइस अपने बच्चों की कफालत के लिए घर से बाहर निकले हैं और मजबूरी के तहत ये इन्होंने अपने हाथ में ये एक बैनर पकड़ा हुआ है, आँख और गुर्दा बराए फ़रोख्त, महंगाई दे गई गुर्बत की भीख, हम अपने बिल कैसे भरें? बिजली के बिलों से, घर के अखराजात से, बच्चों की फ़ीसों से तंग ये वालिदैन हैं जो घरों से अब बाहर निकले हैं और तवज्जो के मुंतज़िर हैं कि शायद मौजूदा जो हुक्मरान हैं उनकी आंखें खुलें और वो इन गरीब लोगों की जानिब नज़र करें जो इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और इन्हें रिलीफ फराहम करें, ताकि ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, आटा, दाल, चावल, इनके रेट्स जो हैं वो कम किए जाएँ, ताकि 2 वक्त का हर गरीब के घर में पक सके और वो खा सके।